शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मैं जिस सड़क पर निकल आया था वो पक्की थी मगर इतनी बड़ी नहीं थी। लगता था कि कस्बों को जाने वाली सड़क है। मैंने अपना रुख शहर की तरफ कर लिया क्योंकि शहर में ही एक ऐसा चौक था जिसकी मुझे शनाख्त थी और जहां से आलमगीर के जंगल वाले रेस्ट हाउस को रास्ता जाता था। ये चौक रेलवे स्टेशन से कोई 2-1 फरलांग पहले आता था। किसी गाड़ी की रोशनी सड़क पर पड़ी। मैं सड़क से उतर कर खड़ा हो गया। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि ये कोई बस है या मोटर कार, क्योंकि हेडलाइट्स की रोशनियां बड़ी तेज थी। मैंने उसे हाथ दिया मगर गाड़ी तेजी से गुजर गई। वो मोटर कार थी। कार का ड्राइवर भी सच्चा था। रात को अक्सर राहजनी की वारदातें होती थीं। वो किसी अजनबी को लिफ्ट देकर खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं सड़क पर आगे को चल पड़ा। कुछ दूर मुझे सुर्ख बत्ती नजर आई। ये सुर्ख बत्ती किसी गाड़ी की मालूम होती थी। जरा आगे गया तो देखा कि एक पुरानी सी मोटर कार सड़क के किनारे खड़ी थी। एक आदमी बोनट उठाए इंजन को ठीक कर रहा था। मालूम होता था कि गाड़ी खराब हो गई है। मैं उसके पास गया तो उसने बोनट गिराया और मुझे देखा। ये एक हट्टा कट्टा मजबूत आदमी था। शक्ल ही से जराइम पेशा लगता था। मैं खंबे की बत्ती की रोशनी में खड़ा था। मैंने कहा, अगर तुम आगे जा रहे हो तो मुझे स्टेशन तक लिफ्ट दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। उस आदमी ने मुझे सर से पांव तक गौर से देखा और कहने लगा, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? मुझे तो तुम चोर लगते हो। मैंने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ, पीछे एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। आखिरी बस निकल गई थी। स्टेशन से जरा पहले मेरा क्वार्टर है, लिफ्ट दे दो तो मेहरबानी होगी। वो 2 कदम चलकर मेरे सामने आ गया। कहने लगा, जरा अपनी तलाशी तो दो, कोई माल वाल है या नहीं। और इससे पहले कि मैं उसे रोकता उसने मेरी बुशर्ट की जेब में हाथ डाला। उस जेब में मेरा दोस्त सांप था। जैसे ही उसने मेरी जेब में हाथ डाला, सांप फुनकार कर उसकी कलाई से लिपट गया। उस आदमी के हलक से डरावनी चीख निकली। उसने घबरा कर हाथ को जोर से झटका दिया। सांप उसकी कलाई से उछल कर उसकी गर्दन के साथ लिपट गया और अपना मुंह खोलकर उसके मुंह के पास लाकर जोर जोर से फुनकारने लगा। वो आदमी थर थर कांप रहा था। कांपती हुई आवाज में बोला, भगवान के लिए अपने सांप को उतारो, तुम जहां कहोगे मैं वहां पहुंचा दूंगा। मैंने सोचा कि अब इसके साथ बैठ कर जाना मुनासिब नहीं। ये गवाह बन जाएगा और पुलिस को बता देगा कि इस किस्म के कपड़ों वाला आदमी मुझे मिला था और फुला जगह उतर गया था। मैं उसे बड़ी आसानी से कह सकता था कि इसी तरह गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाओ और मुझे स्टेशन तक ले चलो, मगर इस तरह वो गवाह बन जाता। मैंने सांप से कहा, दोस्त, अगर तुम मेरी जबान पहले की तरह समझ रहे हो तो इस शख्स को कुछ देर के लिए बेहोश कर दो। इतना सुनकर मेरे सांप ने उस आदमी की गर्दन पर डस लिया। वो आदमी धड़ाम से गिर पड़ा। सांप उसकी गर्दन से उतर कर मेरे पास आ गया। मैंने उसे उठाकर जेब में डाला। बेहोश आदमी को घसीट कर सड़क के किनारे दरख्तों के नीचे अंधेरे में एक तरफ डाल दिया। इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने गाड़ी को सड़क पर डाल दिया। काफी देर तक गाड़ी गैर आबाद इलाके में से गुजरती रही। फिर दोनों जानिब आबादियों की रोशनियां शुरू हो गईं। मैंने एक जगह कुछ दुकानों के पास गाड़ी रोक कर मालूम किया कि स्टेशन को कौन सी सड़क जाती है। मुझे बताया गया कि मैं जिस सड़क पर जा रहा हूँ ये सीधी रेलवे स्टेशन को जाती है। मैं गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। कोई आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद मुझे दूर से रेलवे स्टेशन की रोशनियां दिखाई दी। मैंने सड़क के आसपास की कोठियों और कारखानों की चिमनियों को पहचान लिया था। आखिर मुझे वो सड़क नजर आ गई जो बड़ी सड़क में से निकल कर जंगल की तरफ जाती थी। मैंने गाड़ी को उस सड़क पर डाल दिया। ये छोटी सड़क थी और उस पर रोशनी भी नहीं थी। मैं रात की तारीकी में मोटर कार आहिस्ता आहिस्ता चलाता आगे बढ़ रहा था। पक्की सड़क खत्म हो गई थी और पथरीला रास्ता शुरू हो गया था। ये ऊंचा नीचा रास्ता था। मैंने इस रास्ते को भी पहचान लिया। ये आलमगीर के रेस्ट हाउस वाले जंगल को जाने वाला शॉर्टकट रास्ता था। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स बुझा दी और छोटी बत्तियां रोशन की। गाड़ी जंगल में से गुजर रही थी। एक तरफ बड़ा तालाब आया जिसमें उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी। मैं खुश हो गया। उसी तालाब की दूसरी जानिब सुंबल और नारियल और ताड़ के दरख्तों के दरमियान आलमगीर का रेस्ट हाउस था। पहले मैंने सोचा कि मोटर कार को तालाब में डुबो देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसे जंगल में यूं ही छोड़ दिया तो पुलिस उसे तलाश कर लेगी और समझ जाएगी कि मैं हाउस में आया था। फिर सोचा कि हो सकता है मुझे उसी में वापस जाना पड़े। चुनाचे मैंने कार को अपने पास ही रखा और तालाब के दूसरे किनारे दरख्तों के नीचे अंधेरे में गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और पैदल ही रेस्ट हाउस की तरफ चलने लगा। जंगल में रात का अंधेरा बड़ा गहरा था। चारों तरफ खामोशी थी। मैं बड़ा मोहतात होकर चल रहा था। रात के वक्त रेस्ट हाउस के बरामदे की बत्ती बुझा दी जाती थी। उसकी आलमगीर ने खास तौर पर उस्मान बाबा और दूसरे नौकरों को हिदायत कर रखी थी। इस वजह से मुझे रेस्ट हाउस नजर न आया, मगर मैं अंदाजे से चला जा रहा
था। जब अंधेरे में दरख्तों के दरमियान रेस्ट हाउस की इमारत का स्याह हयूला सा उभरा तो मैं रुक गया। दाएं बाएं आमने सामने अंधेरे में गौर से देखा, कान लगाकर खामोशी को सुना कि किसी तरफ से कोई आवाज तो नहीं आ रही। मुझे ये मालूम करना था कि जहाँ रात के वक्त सीक्रेट पुलिस का कोई आदमी छुपकर निगरानी तो नहीं कर रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है तो मैं रेस्ट हाउस के सदर दरवाजे की तरफ जाने की बजाय किचन की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि उस्मान बाबा रात को किचन में ही सोता है। मैं ऊपर से होकर जा रहा था और इस तरह कदम उठा रहा था कि कदमों की आहट पैदा न हो, क्योंकि वहाँ सूखी घास थी। दरख्तों के नीचे होने की वजह से वहाँ शबनम नहीं गिरती थी। मैं दबे पांव चलता किचन की पिछली दीवार के पास आ गया। किचन में भी अंधेरा था। मैं किचन के दरवाजे की तरफ आया तो देखा कि बाहर चारपाई पर उस्मान बाबा गहरी नींद सो रहा था। वहाँ भी बत्ती नहीं जल रही थी। मैं कुछ देर वहाँ अंधेरे में खड़ा माहौल का जायजा लेता रहा। फिर मैंने उस्मान बाबा का शाना हिलाकर उसे जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने कहा, बाबा मैं हूँ हैदर अली। वो बोला, इस वक्त खैरियत तो है? मैंने कहा, बावर्ची खाने में आ जाओ और ऊंचा मत बोलना। हम बावर्ची खाने में आकर बैठ गए। यहाँ अंधेरा था। हमें अंधेरे में एक दूसरे के चेहरे धुंधले से दिखाई दे रहे थे। मैंने उसे बिल्कुल न बताया कि मेरे और कमांडो शेरबाज के साथ क्या वाकया पेश आया था। मैंने ये भी न बताया कि मैं किस तरह फौजी कैंप से भाग कर आया हूँ। सांप मेरी जेब में ही था और उसने एक लम्हे के लिए भी अपना सर जेब से बाहर न निकाला था। मैंने उस्मान बाबा से कहा, बात यह है कि यहाँ की खुफिया पुलिस हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। इस वजह से मैंने कमांडो शेरबाज को दूसरी जगह पर छुपा दिया है। मैं खुद इसलिए रात की तारीकी में यहाँ आया हूँ कि खुफिया वालों को खबर न हो। उस्मान बाबा को, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका था, हमारे बारे में इतना मालूम था कि हम कश्मीरी मुजाहिद हैं और नूरबानो को दुश्मन की कैद से निकालने के मिशन पर आए हैं। वो ये भी जानता था कि नूरबानो को हमने उसके घर श्रीनगर पहुंचा दिया है, मगर अब हम किसी दूसरे मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे उसकी हल्की सी भिनक भी हमने उस्मान बाबा को न पड़ने दी थी। ये राजदारी बहुत जरूरी थी। मैंने उस्मान बाबा से कहा, मैं आलमगीर के मकान पर भी इसीलिए नहीं गया कि कहीं खुफिया पुलिस को उस पर भी शक न पड़ जाए। मेरी आलमगीर से मुलाकात बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह आलमगीर से राब्ता पैदा करके उसे बताओ कि मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। उस्मान बाबा कहने लगा, आप उसे फोन क्यों नहीं कर देते? रेस्ट हाउस में फोन मौजूद है। मैंने कहा, हो सकता है यहाँ का फोन खुफिया पुलिस चेक कर रही हो। मेरे फोन करने से पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ और आलमगीर से मेरा बाकायदा राब्ता है। उस्मान बाबा की समझ में बात आ गई। कहने लगा, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ जनाब के सुबह सुबह शहर जाता हूँ। आलमगीर साहब से मिलकर उन्हें बता दूंगा कि आप यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हें मोहतात होकर जाना होगा। वो बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो हफ्ते में एक बार सौदा सलफ लेने के लिए शहर जाता ही रहता हूँ, फिर भी मैं होशियार होकर जाऊंगा। मैंने कहा, अब सवाल यह है कि मैं कहाँ छुप सकता हूँ? रेस्ट हाउस में ठहरना खतरनाक साबित हो सकता है। उस्मान बाबा कुछ देर गौर करता रहा, फिर बोला, हमारे कोयले के जो भट्टे वीरान पड़े हैं, आप वहाँ रह सकते हैं। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है और करीब ही छोटी नहर भी बहती है। वहाँ आपको पानी वगैरह की आसानी रहेगी। बाकी नाश्ता वगैरह मैं आपको किसी न किसी तरह पहुँचा दिया करूंगा। आप इस वक्त तो किचन में ही सो जाएं, सुबह मुंह अंधेरे में आपको उठा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। रेस्ट हाउस का किचन छोटा नहीं था, उसका फर्श पक्का था। उस्मान बाबा ने बाहर से बांस की छोटी चारपाई लाकर किचन में डाल दी। मैं उस पर पड़ गया। उस्मान बाबा किचन का दरवाजा बंद करके बाहर वाली चारपाई पर सो गया। सांप उस वक्त भी मेरी जेब में था। मैंने सोने से पहले उसे कह दिया था कि मैं सोने लगा हूँ, तुम मेरी जेब में ही रहना, अगर कहीं जाना हो तो चले जाना और उसके बाद मेरी जेब में वापस आ जाना। सुबह की अजान के वक्त उस्मान बाबा ने मुझे जगा दिया और कहने लगा, मैं नमाज पढ़कर शहर चला जाऊंगा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कोयले के भट्टे पर लिए चलता हूँ, तुम मेरे आने तक वहीं बैठना। ये कहकर वो किचन से बाहर निकला। मैंने चारपाई पर से उठते ही सबसे पहले अपनी जेब में देखा। मेरा दोस्त सांप जेब में ही था। मैं उस्मान के साथ चल पड़ा। भट्टे वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। ये 3-4 भट्टे थे। जमीन के अंदर गोल गोल गड्ढे बने हुए थे जिनके ऊपर गुंबद बनाए गए थे। ऊपर छोटी चिमनियां लगी थीं। उनमें एक तरफ ताजा हवा के लिए सुराख बने हुए थे। मैं एक भट्टे में घुसकर बैठ गया। ये काफी बड़ा भट्टा था। अंदर सुराख में से ताजा हवा आ रही थी। ठंडी जगह थी। उस्मान बाबा कहने लगा, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, दिन के वक्त अगर बाहर निकलना हो तो ज्यादा आगे मत जाना। उस्मान बाबा चला गया। अभी जंगल में रात की तारीकी छाई हुई थी। मुझे भी नींद आ रही थी। मैं भट्टे के अंदर ताजा हवा वाले सुराख के पास जमीन पर लेटकर सो गया। जब आंख खुली तो सुराख में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। भट्टे से बाहर निकला। दरख्तों पर कुछ परिंदे बोल रहे थे। दिन काफी चढ़ गया था। दरख्तों के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। धूप खिली हुई थी। मैं नीचे थोड़ी सी उतरा तो सामने छोटी सी नदी बह रही थी। मैंने जेब में से सांप को बड़े प्यार से निकाल कर घास पर रख दिया और कहा, दोस्त, अगर तुम्हें पानी पीना हो तो
तुम जा सकते हो। मैं नदी में उतर गया। पानी ठंडा था। नहाने के बाद मेरा दुखता हुआ बदन ज्यादा दुखने लगा। ये जिस्म भारतीय फौजियों की बड़ी मार बर्दाश्त कर चुका था। मैंने पतलून और फटी पुरानी बुशर्ट पहनी और भट्टे के अंदर जाने की बजाय जरा दूर हटकर एक जगह झाड़ियों में जगह बनाकर बैठ गया। पानी मैंने नदी से पी लिया था। भूख महसूस हो रही थी, मगर मैं रेस्ट हाउस के किचन में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मिलिट्री पुलिस को अब तक अपने फौजियों की लाशें मिल चुकी होंगी और बूढ़े फौजी अफसर ने मेरी चिता की राख कुरेद कर देख लिया होगा कि वहां मेरी एक भी हड्डी नहीं है, और उसे यकीन हो गया होगा कि मैं तीनों फौजियों को हलाक करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। चुनाचे उस वक्त मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस शहर में जगह जगह मुझे तलाश करती फिर रही थी, और ऐन मुमकिन था कि वो उस रेस्ट हाउस की तरफ भी आते। इसी वजह से मैं रेस्ट हाउस से दूर ही रहना चाहता था। जहां मैं बैठा हुआ था वहां से मुझे रेस्ट हाउस की किचन की पिछली दीवार और सहन नजर आ रहा था। सांप मेरी जेब से बाहर निकल आया था। शायद वो जंगल की सैर करने जाना चाहता था। वो मेरी हथेली से बार बार नीचे फिसल जाता। मैंने उसे कहा, दोस्त, अगर तुम्हारा दिल सैर करने को चाहता है तो बेशक जंगल में सैर करने चले जाओ, मगर ज्यादा दूर न जाना और ज्यादा देर मत लगाना, इसी जगह वापस आ जाना। मैंने उसे घास पर रख दिया। सांप तेजी से रेंगता दरख्तों की तरफ चला गया। इतने में मुझे जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शायद आलमगीर खुद जीप लेकर वापस आ गया था। वहां से मुझे रेस्ट हाउस का सामने वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। जीप सामने वाले हिस्से में आकर ही खड़ी हो गई थी। उसका इंजन बंद हो गया था। मेरे दिल में आया कि मैं उठकर रेस्ट हाउस की तरफ जाऊं, लेकिन फिर एहतियात के ख्याल से वहीं बैठा रहा। 10-15 मिनट के बाद ढलान के ऊपर आलमगीर नमूदार हुआ। उसने खड़े होकर अपने दाएं बाएं देखा, फिर तेजी से ढलान उतरकर भट्टों की तरफ आ गया। वो भट्टों को देखने लगा। मैं ये देख रहा था कि उसके पीछे कोई खुफिया पुलिस वाला तो नहीं लगा हुआ। जब वहां कोई अजनबी मुझे नजर न आया तो मैंने आलमगीर को आवाज दी। वो मेरे पास आ गया। कहने लगा, पुलिस तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। शेरबाज कहाँ है? हुआ क्या था? मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे सारी दास्तान सुना दी। कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि एक सांप ने तुम्हारी मदद की हो। सांप तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? वो तो इंसान का दुश्मन है। मैंने कहा, अब जंगल में वो सैर करने गया हुआ है। अभी आएगा तो मैं तुम्हें खुद दिखा दूंगा कि वो मेरा कितना काबिल एतमाद दोस्त है। वो बोला, तुम्हें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। ये जगह यकीनी तौर पर खुफिया पुलिस की निगाह में है। पुलिस मेरे पास भी आई थी। अगर मैं यहाँ का पुराना सोशल वर्कर न होता और मैंने अपनी एक समाजी हैसियत न बनाई होती और सरकारी अफसरों से ताल्लुकात न बना कर रखता तो मैं भी इस वक्त जेल में बंद होता। मैंने उसे पूछा, क्या पुलिस को पता चल गया है कि तुम्हारा हमसे राब्ता है? आलमगीर कहने लगा, तुम इन बातों को छोड़ो। मैंने सब कुछ अपने तौर पर रफा दफा करवा दिया है, मगर पुलिस तुम्हें और शेरबाज को शिकारी कुत्तों की तरह तलाश करती फिर रही है। मैं इस वक्त भी बड़ा लंबा चक्कर काट कर एक दूसरे रास्ते से यहाँ आया हूँ और ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह मुझे ये मालूम हो जाए कि हमारा साथी कमांडो शेरबाज कहाँ है और किस हाल में है। मुझे यकीनी रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि वो किस जगह पर है, ताकि मैं उसको वहाँ से फरार करवाने की कोई स्कीम बना सकूं। आलमगीर कहने लगा, सबसे पहले तो तुम यहाँ से निकल चलो। मैंने कहा, यहाँ से निकलकर कहाँ जाऊंगा? आलमगीर खान कहने लगा, जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बहरहाल यहाँ से फौरन निकल चलो। मैंने कहा, मुझे अपने सांप दोस्त का इंतजार करना होगा। आलमगीर ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैंने कोई अहमकाना बात कर दी हो। कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो? उठो, मेरे साथ आओ। सांप को छोड़ो, अपनी जान बचाने की कोशिश करो, क्योंकि इस बार तुम पकड़े गए तो दुश्मन तुम्हें चिता में जलाने की हिमाकत नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें उसी वक्त शूट कर देगा। मैंने कहा, एक मिनट ठहरो, मैं सांप को आवाज देता हूँ। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने होठों को सुकेड़ कर एक खास तरीके से सीटी की आवाज निकाली। ये आवाज मैंने आधे आधे सेकंड के वक्फे से 3 बार निकाली और जिधर सांप गया था उस तरफ देखने लगा। आलमगीर भी उसी तरफ देख रहा था। इतने में मेरा दोस्त सांप मुझे नजर आ गया। वो बड़ी तेजी से रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। आलमगीर ने छोटे से भूरे रंग के सांप को अपनी तरफ आते देखा तो जल्दी से उठकर परे जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, आलमगीर भाई, घबराओ नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मगर आलमगीर डर के मारे मेरे करीब नहीं आ रहा था। मैंने उसके सामने सांप को उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आलमगीर से कहा, अब चलो, कहाँ चलना है? वो मुझे अपने साथ लेकर जंगल में वहां से अंदर की जानिब कोई 1 फरलांग के फासले पर ले गया। वहां जंग आलूद स्याह चट्टानों के दरमियान एक झोंपड़ा नुमा लकड़ी का बोसीदा केबन बना हुआ था। कहने लगा, यहाँ हम कभी तैयार किया हुआ कच्चा कोयला स्टोर किया करते थे। जब से मैंने कोयले का काम छोड़ा है यहाँ कोई नहीं आता। स्टोर खाली पड़ा है। तुम यहाँ रहना, उस्मान बाबा तुम्हें आकर खाना वगैरह दे जाया करेगा। इस दौरान मैं अपने खुफिया तरीके से शेरबाज का पता चलाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ कपड़े और खाने को भी लाया था जो जीप में पड़ा है। उस्मान बाबा तुम्हें दे जाएगा। अब मैं चलता हूँ, खबरदार यहाँ से इधर उधर मत जाना और होशियार रहना। आलमगीर चला गया। मैं बोसीदा केबन में आकर बैठ गया। कोने में अभी तक कोयले की कुछ बोरियां पड़ी थीं। लकड़ी का फर्श गंदा हो रहा था। मैंने एक तरफ से थोड़ा सा साफ किया और केबन के दरवाजे में एक तरफ होकर बाहर की तरफ देखा। बाहर जंगल ही जंगल था। चट्टानें थी, झाड़ियां थी और ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। मैंने सांप को जेब से निकाल कर कहा, मेरे दोस्त,
माफ करना, मैं तुम्हारे लिए दूध का इंतजाम नहीं कर सकता। उस्मान बाबा आएगा तो उससे कहकर तुम्हारे लिए दूध मंगवा लूंगा। कोई 10-15 मिनट बाद उस्मान बाबा दरख्तों में से आता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था, मेरे पास आकर बैठ गया। थैले में मेरे लिए केले के पत्तों में लिपटी हुई बिरयानी थी, थर्मस बोतल पानी से भरी हुई थी, निस्वारी रंग की एक बुशर्ट और उसी रंग की एक पुरानी सी ठंडी पतलून थी। मैंने सबसे पहले पुराने फटे हुए कपड़े उतार कर नए कपड़े पहने, खाना खाया, पानी पिया और उस्मान बाबा से कहा, बाबा मुझे एक बोतल दूध ला कर दे दो। वो बोला, दूध का क्या करेंगे? मैंने कहा, बस दूध पीने को जी चाहता है। वो कहने लगा, अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाऊंगा तो लेता आऊंगा। उस्मान बाबा चला गया। कोई आधे घंटे के बाद दूध की बोतल लेकर आया और कहने लगा, अब मैं रात को थोड़ा बहुत खाना लेकर आऊंगा। ये कुछ मोमबत्तियां और माचिस है, रात को जरूरत के वक्त रोशन कर लें। उसके जाने के बाद मैंने सांप को कप में डालकर दूध पिलाया। सांप दूध पीकर मेरी जेब में वापस जाने की बजाय वहीं कोने में मजे से बैठ गया। इसी तरह शाम हो गई। जंगल में अंधेरा उतरने लगा। दरख्तों पर बसेरा करते परिंदे शोर मचाने लगे। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, परिंदों का शोर कम होता गया। जब रात का अंधेरा छा गया तो जंगल पर खामोशी का राज हो गया। जंगल की इस खामोशी का मैं आदी हो चुका था। उस्मान बाबा मेरे लिए खाना लेकर आ गया। मैंने आलमगीर के बारे में पूछा। कहने लगा, साहब दोबारा नहीं आए, उनका कोई फोन भी नहीं आया। मैंने पूछा, कोई अजनबी आदमी तो तुम्हें इधर उधर फिरता नजर नहीं आया? उस्मान बाबा ने कहा, मैंने तो किसी को नहीं देखा, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ भी बज़ाहिर कोई दिखाई नहीं दिया। उस्मान बाबा सुबह सुबह मेरे लिए चाय और नाश्ता लाने का कहकर थर्मस बोतल लेकर चला गया। पानी से भरी हुई बड़ी थर्मस वो दिन के वक्त ही मेरे पास छोड़ गया था। अब जंगल की रात फिर मेरे सामने थी। मच्छरों ने हमला शुरू कर दिया था। हैरानी की बात थी कि कल की रात भी जंगल में किसी शेर चीते की आवाज सुनाई नहीं दी थी। मैं आग रोशन नहीं कर सकता था, धूनी भी नहीं लगा सकता था ताकि मच्छरों से कुछ बचाव हो जाए। केबिन के अंदर गर्मी थी और मच्छर बहुत ज्यादा थे। केबिन के बाहर भी मच्छर थे मगर गर्मी नहीं थी। मैं केबिन के बाहर एक तरफ होकर लकड़ी के तख्ते पर लेट गया। ये तख्ता किसी कमरे का उखड़ा हुआ दरवाजा था। न जाने रात के किस लम्हे मेरी आंख लग गई। सुबह उठा तो सुपेदा सहर नमूदार हो चुका था। दरख्तों पर परिंदे अल्लाह ताला की हम्दो सना के गीत गा रहे थे। मेरे बदन की दर्दें अब ठीक हो गई थी। मैंने अपने दोस्त सांप को बुलाया, कुछ देर उससे बातें करता रहा। इतने में उस्मान बाबा मेरे लिए नाश्ता और चाय लेकर आ गया। कहने लगा, मैं आपके लिए नाश्ता बना रहा था कि साहब का टेलीफोन आ गया। आलमगीर भाई का फोन था। मैंने जल्दी से पूछा। वो बोला, हाँ, कह रहे थे कि हैदर अली को कह देना कि आज शाम अंधेरा होने के बाद किसी वक्त आऊंगा। मैं खुश हो गया। मुझे यकीन था कि आलमगीर ने शेरबाज का जरूर कुछ न कुछ सुराग लगा लिया होगा। मेरा दिन केबिन के अंदर बैठे और किसी वक्त बाहर निकलकर दरख्तों के नीचे टहलते गुजर गया। शाम का वक्त आया। मुझे आलमगीर का बेचैनी से इंतजार था। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया तो आलमगीर भी आ गया। उसने आते ही पूछा, यहाँ कोई मशकूक आदमी तो तुम्हें नजर नहीं आया? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, 2 दिन से सिवाय उस्मान बाबा के और किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखी। तुम बताओ भाई, शेरबाज का कुछ पता चला? आलमगीर मेरे पास ही केबिन के अंदर बैठ गया था। कहने लगा, शेरबाज को मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारे फरार के बाद बेंगलोर के तारीखी किले वाले कैंप से निकाल कर मंढेल छावनी ले गए हैं। मैंने पूछा, ये मंढेल छावनी कहाँ है? आलमगीर बोला, ये छावनी छतरी वाली पहाड़ी के ऊपर वाक़ है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ अंग्रेजी फौज हुआ करती थी। आजकल यहाँ पर गोला बारूद और दूसरे जंगी साजो सामान का जखीरा जमा रहता है, जिसकी हिफाजत के लिए फौज की एक प्लेटून हर वक्त मौजूद रहती है। यहाँ हुकूमत के मुखालिफ सियासी कैदियों को भी कैद में रखा जाता है। यहाँ पर टॉर्चर सेल भी हैं, जहाँ उन सियासी कैदियों को मुख्तलिफ अजियतें देकर उनसे हस्बे मंशा बयान लिखवाए जाते हैं। छावनी का ये छोटा सा टीला दरियाए कृष्णा के किनारे पर है और यहाँ से जुनूब की तरफ उसका फासला 50-60 किलोमीटर है। लेकिन जंगल अगर जाएं तो आधा फासला रह जाता है। मैं सोच में पड़ गया। आलमगीर कहने लगा, तुम जरूर शेरबाज को वहाँ से निकालने के बारे में सोच रहे होगे, मगर इस ख्याल को भूल जाओ, क्योंकि छतरी वाली छावनी में जो एक बार लाया जाता है तो फिर उसकी लाश भी बाहर नहीं निकलती। दूसरे, वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम इतना सख्त है कि कोई चिड़िया भी फौज की इजाजत के बगैर छावनी की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकती। मैंने आलमगीर की बात पर कोई ध्यान न दिया। मैंने उससे पूछा, आलमगीर भाई, क्या तुम मुझे ये पता करवा सकते हो कि छतरी वाली छावनी में शेरबाज को किस जगह पर कैद रखा गया है? आलमगीर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने उसके इंतबाह पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर खामोश रहकर कहने लगा, इसके लिए तो अपने किसी खास जासूस को वहाँ भेजना पड़ेगा। मैंने कहा, वो कितना वक्त लगाएगा? क्योंकि मैं शेरबाज को वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकाल लेना चाहता हूँ। कोई पता नहीं भारतीय फौजी उसे भी कब मौत की नींद सुला दें। आलमगीर ने फौरन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 10-15 सेकंड बैठा सोचता रहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, तुम मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो। मेरा ख्याल है कि इन 2 दिनों में अपना आदमी ये सुराग भी लगा लेगा। मैंने कहा, खुदा करे इन 2 दिनों में शेरबाज को कुछ न हो, लेकिन आलमगीर भाई, इससे ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। आलमगीर चला गया। उसके बाद मुझे 2 दिन गुजारने कयामत बन गए। ये बड़ी गनीमत की बात थी कि इस दौरान वहाँ कोई खुफिया पुलिस वाला न आया और मैं महफूज
रहा। उस्मान बाबा मुझे बराबर मुंह अंधेरे और शाम के वक्त खाना वगैरह पहुंचाता था। मेरे दोस्त शाम के वास्ते दूध भी मिलता रहा। आज किसी न किसी तरह 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन उस्मान बाबा नाश्ता लेकर आया तो उसने खुशखबरी दी कि आलमगीर भाई आज शाम को आ रहा है। मैं बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।